गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर मेरे पास ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अंदरून मुमालिक किरायों में वाज़ेह कमी कर दी है। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का यकतरफा किराया 9,772 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह दीगर शहरों के लिए भी किरायों में कमी की गई है। जबकि दूसरी जानिब खबर ये भी है कि महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। अब तो हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं, क्योंकि वफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल जो जून में ख़त्म हुआ है उसमें महंगाई की शरह गुज़िश्ता 8 सालों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक महंगाई की शरह 10.78% रही है। शहरियों की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से गरीब के लिए यकीनी तौर पर 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होकर रह गया है। आपके मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में मजीद भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ मौसम के फलों की बात करेंगे और बात करेंगे जी फ्रूट्स के बादशाह के हवाले से। आमों की बहार आ गई है, ज़ौक़े गालिब भी जवा हो गया है। फलों का बादशाह कहलवाने वाले फल ने मार्केट पर मुकम्मल तौर पर कब्जा जमा लिया है, जबकि आमों के शाख की चौंसा, सिंदड़ी, अनवर रटोर और दुशहरी इकसाम के आमों में ख़ुसूसी दिलचस्पी ली जा रही है। सोहेल कैसर की रिपोर्ट। पाकिस्तानी आमों के बारे में दुनिया भर के ज़राई साइंसदानों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि इनसे ज्यादा मीठा और खुश जायका आम कहीं और पैदा नहीं होता। बस तो फिर इन दिनों हर तरफ इन्हीं रसीले मीठे से आमों की मुख्तलिफ इक़साम की बहार सी आई हुई है। इनकी रंगारंगियों में इस वक्त दूसरे फलों के रंग तो जैसे किसी कदर फीके पड़ चुके हैं। इसमें बहुत ज्यादा है आम की, ज्यादातर जो चलने वाली यहाँ पे कम से कम 7-8 वैरायटी बहुत ज्यादा चलती है। चौंसा हो गया, अनवर डोर हो गया, दुशहरी हो गया, सिंदरी हो गया, सारनी हो गया, लंगड़ा हो गया, ये अमूमन यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। अपनी मकबूलियत के लिहाज से आम को ये एजाज भी हासिल है कि ये शाह गदा सभी का मन भाता खाजा करार दिया जाता है। मुगल शहनशाह इसके रसिया थे तो शोहरा कराम भी इसके दीवाने रहे। टैगोर ने तो इस पर अमर मंजूरी के उन्वान से पूरी एक नज्म ही कह डाली। और फिर आम का तज़किरा हो और गालिब का जिक्र ना आए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो बस फिर इन दिनों सभी आमों से लुत्फ उठाते और होंठ चाटते दिखाई देते हैं। ये फलों का बादशाह है आम। हम ये खाते हैं, गर्मी का बहुत अच्छा फल है, ठंडा भी होता है और हम फल बहुत शौक से खाते हैं। मौसमी फल है और मौसमी फल के इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होती हैं। ये अच्छा दूध हजम में भी है और ताकत भी पहुंचाता है। चौंसा ज़्यादा लाइक करते हैं या अनवर रटोर, लेकिन ये इसके रेट इतने ज़्यादा हो गए। अभी ये 150 कह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेट कम कर लें। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल कैंसर, दिल के अमराज और दीगर मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। कोई ऐसा फल नहीं है जिसमें कुदरत ने जायके के साथ साथ तिब्बी फवायद न रखे हों, और आम इस हवाले से भी दूसरे बहुत से फलों को मात देता हुआ दिखाई देता है। और इसके फरोख्त होने की एक बड़ी वजह ये भी है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। शहरी खुश तो हैं कि आम का सीज़न है और खाने में बड़ा खुश जायका लगता है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई से परेशान शहरी शिकायत भी कर रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई है, आमों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए आमों के हवाले से, यकीनी तौर पर आम देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा हाथ खींच के खाइए और सिर्फ थोड़ा आम खाइए ताकि आपको किसी तरह का कोई मसला भी ना हो। आगे बढ़ते हैं जी, फ्रूट की बात कर लें, कुछ वेजिटेबल्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वेजिटेबल में बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जोहा सोहेल माहिर ग़िज़ाइयात आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताने वाली हैं जी लौकी के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस अंदाज में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या लोगों को कैटेगराइज किया जा सकता है कि इन लोगों के लिए लौकी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर ये सबके लिए यकसा मुफीद है। जोहा प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें लौकी के फ़वाइद बता दीजिए। सिद्रा, लौकी एक ऐसी सब्ज़ी है जो गर्मियों के मौसम में हमारे लिए फ़ायदेमंद है और गर्मी के मौसम के अलावा हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। गर्मी के मौसम में बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ अगर मेंटेन ना रहे
तो डिहाइड्रेशन का मसला, नमकियात की कमी का मसला जो है लोगों में नज़र आ रहा होता है। और जितनी ज़्यादा बॉडी में से नमकियात कम होते जाते हैं, वाटर लॉस होता जाता है, उतनी जल्दी हमारी बॉडी फिजिकली मेंटली दोनों तरीक़ों से इनएक्टिव होती जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जो है वो पानी मौजूद है। और जब पानी बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारे जो सारे सिस्टम्स हैं, जो सारे फंक्शंस हैं बॉडी के, वो ठीक तरीके से नहीं चलेंगे और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नज़र आएंगे। तो गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं या आपकी बॉडी में नमकियात की कमी है तो ये उसको पूरा करते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में मैंने बताया कि वाटर लॉस हो रहा होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ना रह रहा हो तो वाटर लॉस शुरू हो जाता है। और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में से पानी खारिज होगा उतनी जल्दी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी बड़ी आंतों की जो सेहत है वो ख़राब हो जाएगी। और जितनी जल्दी आपकी बड़ी आंतों की सेहत ख़राब होगी, वो मुतासिर होगी, उतना ईजीली बॉडी में कॉन्स्टिपेशन का जो मसला, कब्ज़ का मसला लोगों में ज़्यादा नज़र आता है। तो गर्मी के मौसम में अगर कॉन्स्टिपेशन वाले जो पेशेंट्स हैं अगर वो लौकी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके थ्रू वो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच सकते हैं। इसके अलावा लौकी में हमारे पास कोलिन मौजूद है। कोलिन हमारी बॉडी में जाकर एसिटाइल कोलिन बनाता है। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, एंजाइटी में आ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। और वो लोग जिनकी कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो डिक्लाइन हो रहे होते हैं, वो कम हो रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उनको मैदे के अंदर डिफरेंट मसलों की शिकायत वो पेश कर रहे होते हैं। एसिडिटी का मसला बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि तेज़ाबियत हो रही है, सीने में जलन हो रही है। अगर ऐसे लोग लौकी का इस्तेमाल करते हैं तो एसिडिटी जैसे मसले से बच सकेंगे। ठीक है जोहा सोहेल, अब हमें ये भी बताइए कि क्या लोगों को कैटेगराइज किया जा सकता है कि इन लोगों के लिए लौकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और दूसरे लोगों के लिए कम है, या फिर जो भी खाएगा उसको उतना ही फ़ायदा पहुँचेगा? माल के हवाले से जब बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आ जाती है कि हर उम्र का जो इंसान है, जो फ़र्द है, वो लौकी का इस्तेमाल कर सकता है। 6 माह के बाद, 7 माह से 8 माह से हम बच्चों को इसको अपनी डाइट में शुरू करवा देते हैं और फिर उसके बाद ओल्डर एज तक, टीनेजर्स में, एडोलेसेंस में हर कोई इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किन बीमारियों में अगर हम लौकी का इस्तेमाल करें तो हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो उसमें आ जाती है शुगर की बीमारी। वो लोग जिनको शुगर का मसला रहता है उनको अपनी डाइट में लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लौकी में हमारे पास फाइबर मौजूद होता है। जब शुगर के पेशेंट्स लौकी का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी शुगर लेवल्स में एकदम से स्पाइक नहीं आएगा, वो एकदम से बढ़ेंगे नहीं, वो बहुत आराम से बढ़ेंगे, जिस वजह से उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेंजेस में आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर का मसला रहता है वो लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि लौकी में मौजूदा जो फाइबर है वो उनकी खून की शरेयानों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। क्योंकि हाइपरटेंशन में ऐसा हो रहा होता है कि बहुत से पेशेंट्स में हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया पहले होता है, यानी कि पहले उनके कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स बढ़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ने के बाद खून की शरेयानें बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर का मसला आ जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स लौकी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू जो फाइबर उनकी बॉडी में जाएगा वो उनकी खून की शरेयानों को साफ करेगा और उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंजेस में लाने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो वज़न कम कर रहे होते हैं, वज़न कम करने वाले पेशेंट्स के लिए लौकी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि लौकी एक ऐसी सब्जी जिसमें पानी ज़्यादा मौजूद है, साथ फाइबर भी मौजूद है और कैलोरीज हमारे पास कम मौजूद है। चिकनाई इसमें 0% होती है। तो वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए लौकी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जब वो फाइबर कंज्यूम करते हैं तो उनकी भूख सुप्रेस हो जाती है। और जैसे मैंने इसमें बताया कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की किल्लत भी उनकी बॉडी में नहीं हो सकेगी और कैलोरीज की ज़्यादती भी वो अपनी बॉडी में नहीं कर सकेंगे, जिस वजह से उनका वेट जो है वो रेंजेस में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लिवर के जो मरीज़ होते हैं जिनको जिगर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते हैं उनके लिए भी लौकी बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि जो लौकी है उसमें हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जो लिवर के अंदर मौजूदा हर किस्म की जो भी गैर ज़रूरी मादे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको फ्लश आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो लिवर वाले पेशेंट्स जिनको हेपेटाइटिस का मसला है, ए है, ई है या लिवर रिलेटेड कोई भी इशूज़ जिसमें जॉन्डिस का मसला आ रहा होता है, अगर वो लौकी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके थ्रू उनकी जिगर की सेहत और इम्प्रूव हो सकती है और वो इसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर सकते हैं। जोहा, लौकी के आपने हमें इतने सारे फ़वाइद बता दिए, अब हमें ये बताइए कि किस किस अंदाज में हम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं लौकी को? अच्छा सिद्रा, जो हम इस बारे में बात करते हैं कि लौकी को अपनी डाइट में किस तरह से शामिल किया जाए, तो उसमें जब बच्चों को लौकी आप इंट्रोड्यूस कराएं तो कोशिश ये करें कि
फलों से पहले उनको लौकी इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि बच्चे फल एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन वो सब्जियां एक्सेप्ट नहीं करते। और लौकी एक ऐसी सब्जी है जो हम बच्चों को वीनिंग में, जब उनको ठोस ग़िज़ाएं शुरू करवानी होती हैं, उसमें हम बच्चों को दे सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों को देना किस तरह से। बच्चों को आपने कच्चा बिल्कुल भी नहीं देना, आप उसको बॉयल करके, मैश करके बच्चों को 1 चम्मच से या ½ टीस्पून से बच्चों को उसको टेस्ट करवाना शुरू करें। बच्चा अगर उसका टेस्ट एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे अगर टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उसको किसी और चीज़ में बच्चों को मिक्स करके दे सकते हैं। बच्चों को आप बेशक इसको दूध में मिक्स करके दे दें, दही में इसको मिक्स करके आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि अगर एक फॉर्म में वो एक्सेप्ट नहीं करे तो बहुत से चांसेस होते हैं कि बच्चा इसकी दूसरी फॉर्म एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। अगर इन सब फॉर्म्स में बच्चा नहीं पसंद कर रहा तो आप उसको इसका जूस बनाकर भी दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि ओल्डर एज में जाते जाते लोग इसको अपनी डाइट में किस तरह से शामिल करें, तो बिल्कुल ओल्डर एज वाले लोग भी या एडोलेसेंट्स भी इसको अपनी डाइट में एज ए जूस की फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ग्रेवी की फॉर्म में इसका सालन बनाकर कंज्यूम करें तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको सैलड्स में ऐड ऑन करते हैं, इसको हल्का सा स्टीम करके अगर आप सैलड में इसके छोटे छोटे चंक्स ऐड करते हैं तो एक तो सैलड में भी वैरायटी आ जाएगी और आपकी डाइट में लौकी भी शामिल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग इसका रायता बनाकर अपने मील के अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जिस तरह से बहुत ज़्यादा है और लौकी गर्मी की सब्ज़ी है हमारे पास, तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नेचुरली कूल डाउन करने में भी मददगार साबित होता है। तो अगर आप इसको रायता के फॉर्म में ठंडा करके कंज्यूम करते हैं तो इस टेम्परेचर में भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी के अंदर जो हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो इसको कंज्यूम करने से ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि लौकी एक दिन में हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसमें ये आ जाता है कि अगर आप इसको सैलड फॉर्म में कंज्यूम करें या जूस की फॉर्म में कंज्यूम करें जिसमें कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, उस पर आप 1 कप लौकी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसीजर अगर आप ग्रेवी की फॉर्म में कंज्यूम करें या इसको मैश करें, बॉयल करके मैश करें, तो उस सूरत में आप सिर्फ ½ कप इस्तेमाल करें, जो एक नॉर्मल एडोलेसेंट है हमारे पास। लेकिन अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो तो उसमें हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जब छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं तो बच्चों को सिर्फ आपने ½ चम्मच से स्टार्ट कराना है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर नहीं लेके जाना। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग बच्चों की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके। एकदम से क्वांटिटी को ना बढ़ाएं, बहुत ईजीली स्मूथली स्टेडी वे में क्वांटिटी को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही। लौकी के फ़वाइद भी आपने बताए और इसके साथ साथ आपने ये भी बता दिया जी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है और जहनी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पर आप छोटे बच्चों को लौकी खिलाना शुरू करें, उनके बहुत सारे जो सेहत के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मेरे, आपके, हम सब के घर के एक मुश्तरका मसले के हवाले से, और वो है जी महंगाई का मसला। आगाज़ करूंगी मैं इदारा शुमारियात की रिपोर्ट से, जिसमें ये बताया गया है कि गुज़िश्ता साल जुलाई 2019 से जून 2020 तक जो महंगाई की शरह है वो 10.78% तक बढ़ी है और पिछले 8 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इस साल में देखी गई है। अब बात करेंगे स्पेसिफिकली आटे के हवाले से, जिसका मुसलसल हम प्रोग्राम करते रहे हैं कि आटे की कीमत पहले तो गवर्नमेंट की जानिब से फिक्स की गई थी 805 रुपये, लेकिन आज खुद प्रो मिल्स की जानिब से कीमतें बढ़ाई गई। 805 से 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये तक पहुंचा। और यकीनी तौर पर फिर जब आटा महंगा हुआ तो मार्केट में तनूर पर रोटी भी महंगी हुई, जो कि हमारा मजदूर तबका खाता है। और वही आटा, हमेशा मैं बात करती हूँ कि किसी शहंशाह के घर में भी उसी से रोटी बननी है और किसी फ़कीर के घर में भी उसी से रोटी बननी है, वो आटा मुसलसल महंगा। कुछ मैं आपके साथ फैक्ट एंड फिगर्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि एक बार फिर से आटे की सरकारी कीमत में इजाफा किया गया है और 10 रुपये इजाफे के बाद ये नई कीमत 860 रुपये मुकर्रर की गई है। नई मुकर्रर करदा कीमत के मुताबिक ओपन मार्केट में आटा 43 रुपये फ़ी किलो में अब आपको दस्तयाब होगा, जो कि पहले तकरीबन 41-42 रुपये आपको मिलता था। 2 से 2.5 रुपये 1 किलो के पीछे अब आपको ज़्यादा अदा करना पड़ेंगे। ओपन मार्केट में ताहाल आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपये में दस्तयाब है। गवर्नमेंट ने 860 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया, लेकिन मार्केट में अभी भी आपको 1000 में मिल रहा है। और ये वो सारी बातें हैं जो आप लोग हमारे माइक के थ्रू हम तक पहुंचाते हैं, हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दिसंबर 2019 में आटे के थैले की सरकारी कीमत
20 रुपए का इजाफा किया गया था। 2019 दिसंबर में 20 रुपए का गवर्नमेंट की जानिब से आटे के 20 किलो के थैले में इजाफा हुआ था, जिसके बाद 785 वाला आटे का थैला 805 में दस्तयाब रहा। 6 जुलाई 2020 को एक बार फिर से सरकारी निर्खनामों में इजाफा हुआ। यूं 8 माह के दौरान फी किलो फी थैला सरकारी कीमत में 55 रुपए का इजाफा किया गया है। ये वो रेट हैं जो कि सरकार ने तय किए हैं। मार्केट की क्या सूरत हाल है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर रोज आपको दिखाते हैं। इस तनासुब से आटे की फी किलो कीमत में 2 रुपए 75 पैसे का तनासुब देखा गया है। तकरीबन 2.25 रुपए 1 किलो के पीछे अब हर बंदे को ज्यादा अदा करना पड़ेंगे। आखिर क्या मामला रहा, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी आसिम शौकत साहब है, तर्जुमान है आप पंजाब हुकूमत के, आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मियां आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आसिम साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि आखिर आपने बहुत वज़ीर आला साहब ने भी कहा, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि चाहे सब्सिडी दें, कुछ भी करें, आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी। फ्लोर मिल्स ने बढ़ाई, आपने इनकी मान ली। अच्छा, बहुत शुक्रिया सिद्रा। फ्लोर मिल्स की माननी या फ्लोर मिल्स ने हमारा मानना ये इशू नहीं है। ये कुछ मार्केट फोर्सेस होती हैं जो रेट डिसाइड करती हैं। बहुत अरसे से किसान को जो एक प्राइस दी जा रही थी, पिछले कई सालों से वो एक जगह पर स्टैग्नेंट थी और एक ये बड़ा मुतालबा आ रहा था कि किसानों को गंदम की जो प्राइस है पर मन उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो हमारी हुकूमत ने आके उस प्राइस को 1300 से 1400 पे जब इंक्रीज़ किया तो ऑटोमेटिकली एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आगे तक जाना था। उसके बावजूद 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आज गंदम की प्राइस सेटल हुई है। अब इंशाल्लाह नान, रोटी और उसकी प्राइस भी सेटल होगी। अच्छा, इसमें हम कर ये रहे हैं, अभी आपने अपने प्रोमो में एक बात की, मैं उसको क्लियर कर दूं। आपने कहा कि शहनशाह के घर भी आटे से रोटी पकती है और मजदूर के घर भी। इस चीज को ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है और पहली दफा ये फैसला होने जा रहा है कि जो टारगेटेड सब्सिडी है वो दी जाएगी, यानी कि पीसी होटल में भी उतने का आटा जाता है और बिल्कुल एक मजदूर होटल में भी उतने का आटा जाता है। इस चीज को अब हम खत्म कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आदमी को आटा सस्ता दिया जाए और जो अफोर्ड कर सकता है अमीर आदमी, उससे आटा ओरिजिनल रेट पे दिया जाए। अच्छा, मेरी बात सुनिए आसिम साहब, आपने कहा कि हमने किसान को सब्सिडी दी। अप्रैल मई में गंदम हमने किसान की कीमत, उसकी गंदम की कीमत बढ़ा दी, जिसकी वजह से ये नीचे तक इफेक्ट आया। जब अप्रैल मई में गंदम की कटाई हुई तब गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि हम किसान को फायदा पहुंचाने वाले हैं, आने वाले वक्त में आटे की कीमत बढ़ेगी। मुसलसल हम एक ही बयान सुनते रहे कि आटे की कीमत किसी सूरत नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद फ्लोर मिल्स ने आज खुद कीमतें बढ़ाई, गवर्नमेंट ने घुटने टेक दी। अच्छा, 60 रुपए का इजाफा हुआ, 805 से लेकर 860 पे पहुंच। दोनों किस्म के फैक्टर्स हैं। हाँ। फ्लोर मिल्स में देखें, अब हम एक ऐसे एवोल्यूशनरी पीरियड से गुजर रहे हैं जहां पर हम करप्शन के अगेंस्ट और माफियाज के अगेंस्ट हमने क्रैकडाउन किया हुआ है। अब एज फार एज फ्लोर मिल्स आर कंसर्न, आसिम साहब बैठे हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अगेन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में या किसी गलत एक्टिविटी में हैं। अब उनके भी खिलाफ जाना है। फ्लोर मिल्स जब महंगा आटा लेगी तो फ्लोर मिल आटा महंगी गंदम लेगी तो आटा भी महंगा प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइड बाय साइड कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां होर्डिंग भी हो जाती है, जहां पर फिर स्मगलिंग भी हो जाती है और जहां पर ज्यादा गंदम खरीद के कम आटा प्रोड्यूस किया जाता है। ये सारे इन तो दोनों तीनों चीजों है। को हाँ, ये बिल्कुल ये गंदम की अपना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इसमें हम फ्लोर मिल्स को इंगेज भी करते हैं, इनको ऑडिट भी करेंगे, फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा और ये भी चेक किया जाएगा कि कितनी गंदम दी गई और कितना आटा प्रोड्यूस हुआ। कीमतें तो सर कंट्रोल नहीं हुई, ऑडिट कैसे होगा मेरी समझ से बाहर आता है। प्रोसेस नहीं होता। जब कोई हुकूमत अपनी विल शो करती है कि नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अब हम इसके पीछे जा रहे हैं, आसिम साहब माजरत के साथ गवर्नमेंट की विल कीमतों में जब इजाफा हो गया तो हमें नजर आ गया। 70 साल का जो प्रॉब्लम है ना, ये आप 1-1.5-2 माह में एक्सपेक्ट ना करें। एक विल एक शो हो जाती है, उसके बाद ये प्रोसेस। सर मियां साहब, आपने पहले गवर्नमेंट ने आपको खासे तहफुजात भी रहे, मामलात भी हुए, मुज़ाकरात भी हुए, कभी आपकी महकमा खुराक के साथ बाकायदा बैठ के मीटिंग नहीं हुई। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, बताते रहे हैं, आप लोगों ने खुद कीमतें बढ़ाई, आखिर गवर्नमेंट मान गई? नहीं, ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। देखें, हमारे पिछले कई सालों से एक ग्राइंडिंग चार्जेस सेटल है, बल्कि 2008 ऑनवर्ड्स जितना गंदम की कीमत में इजाफा बिजली में या और चीज़ों में हो रहा है, वही इजाफा ग्राइंडिंग चार्जेस में आता है। अब पिछले 3 सालों से अराउंड 100 रुपीज़ पर 20 kg ग्राइंडिंग चल रही थी। इस दफ़ा कोविड और इस कोरोना को देखते हुए सीनियर मिनिस्टर साहब से जब मीटिंग हुई
तो 7 रुपए का फी थैला 107 रुपए हमारी ग्राइंडिंग चार्जेस बनते थे, लेकिन हमने उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी बात मानते हुए 100 रुपया रखी ग्राइंडिंग, हमने उसको इजाफा नहीं किया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारे घुटने, देखें ये नहीं, रियलिटी बेस्ड बात होनी चाहिए ना। देखें हमने मुतालबा किससे करना है, गवर्नमेंट से करना है ना। अगर गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी तो हम कहेंगे घुटने टेक दी, ऐसा नहीं है। सरकारी गंदम जब फ्लोर मिल्स तक पहुंचती है, गुज़िश्ता सालों में क्या हमने प्रैक्टिस देखी कि कौन से महीने में आपको मिल जाती है? इस साल आपने क्या मसाइल देखे जिसकी वजह से आटे का बहरान भी हमने देखा, कुछ किल्लत भी देखी और फिर हमने देखा मुसलसल कीमतें भी बढ़ी? देखें पिछले साल की निस्बत ये साल थोड़ा फ़र्क इसलिए था कि पिछले साल 33 लाख टन गंदम खरीदी गई थी। नॉर्मली सितंबर में, अक्टूबर में जब मार्केट ड्राई करती है तो जो सरकारी रेट होता है उसको मैच करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इंटरवीन करके रेट्स को स्टेबलाइज करती है। इस दफ़ा ये हुआ कि चूँकि गवर्नमेंट ने बाइंग की, टारगेट्स अपने जो उनसे थे उनको अचीव करने के लिए प्रोक्योर किया। फूड डिपार्टमेंट पंजाब ने पिछले साल 33 लाख टन खरीदी थी, इस दफ़ा पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने 40 लाख 85,000 खरीदी। वेरस पास्को ने पिछले साल जो 7 लाख टन खरीदी थी, पास्को ने भी 12 लाख टन पंजाब से खरीदी। और सीड जो अपना कंपनीज हैं जो हमेशा सिंध की गंदम रखती हैं, 5 लाख टन उन्होंने भी खरीदी पंजाब में से। तो दैट मेड द मार्केट ड्राई। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अपने जो उन्होंने टारगेट बताए गए थे उन्होंने तो अचीव कर लिए, लेकिन मार्केट में क्या सूरत हाल होगी? फ्लोर मिल्स को जब गंदम नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली उसका असर आवाम तक पहुंचेगा। इस चीज़ की प्लानिंग नहीं की गई। अच्छा देखें, ये बात ठीक है कि इस दफ़ा हमने रिकॉर्ड गंदम प्रोक्योर की ताकि गंदम की कमी ना हो। और अभी भी जिस वक्त देखा कि कुछ आवाम को क्या फायदा होगा? ये आपका वैलिड क्वेश्चन है सिद्रा, कि जब हमने देखा कि डिस्पाइट ऑल अवर एफर्ट्स अवाम को एक वक्ती तंगी आ रही है, तो जिस तरह आसम साहब ने बताया कि सितंबर अक्टूबर में सरकारी गंदम जो है वो रिलीज की जाती है। अब हमने ये फैसला किया है कि हम इमीडिएटली सरकारी गंदम होती ही इसलिए है कि मुश्किल हालात में सरकारी गंदम रिलीज हो जाए। हम सरकारी गंदम रिलीज कर रहे हैं और गंदम इंपोर्ट का फैसला हो गया है और वो तमाम फेडरल ड्यूटीज जो इंपोर्ट पे हैं वो हमने खत्म कर दी हैं। अब जैसे ही दरामद की गई गंदम मार्केट में आ जाएगी हम अपने स्टोर्स रिप्लेनिश करेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि अवाम को जो तंगी आई है या फ्लोर मिल्स को जो तंगी आई है वो फौरी दूर हो जाए। तो गवर्नमेंट ने ये एक रिएक्टिव नेचर है कि फौरी फैसला किया है और फ्लोर मिल्स को इंगेज किया है और आई एम थैंकफुल टू देम कि एक मामला फहमी से ये मसला हल हुआ। मेरा सादा सा सवाल ये है कि ये जो आटे के थैले 20 किलो पे बढ़ाया गया है, जिस बंदे के घर में तकरीबन कोई 10 से 12 अफराद है ना, ये 20 किलो आटे का थैला मेरा ख्याल 7 से 8 दिन उसके घर में गुजारा होगा या शायद इससे भी कम, अगर वो हर रोज़ भी 2 किलो आटा इस्तेमाल करते हैं 8 से 10 लोगों के लिए। अब ये जो 55 रुपये आटे की कीमत बढ़ गई है, बजट आया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जो हमारा मजदूर है उसकी उजरत में इजाफा नहीं किया गया, अभी भी जो सिक्योरिटी गार्ड है, अभी जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनकी बहुत कम तनख्वाहें हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये 20 किलो आटे के पीछे ये 55 रुपए हर हफ्ते वो कहाँ से निकालेगा? मुझे ये बताइए। सिद्रा, अब आपने स्टैटिस्टिक्स दी है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुल्कों की मईशत होती है ना, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अब आप कोविड के तनाजुर में ही मईशत देखेंगे और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक इकोनॉमी पे एक डिग्रेडेशन का एक इफेक्ट आया है। आप अमेरिका से चाइना और चाइना से रशिया तक चले जाएं, पूरे साल की मैंने आपके गवर्नमेंट के इदारे शुमारियात की मैंने रिपोर्ट बताई है पूरे साल में। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अमेरिकन सर्वेज देखें वो कहते हैं कि जो हमारी 50s की रिसेशन थी उसके बाद पहली दफा इकोनॉमी इतनी बुरे हाल में गई है। जब अच्छी बातें होती हैं आप हमें इंटरनेशनल सर्वेस बताते हैं, जब बुरी बातें होती हैं तो हमारे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इकोनॉमी नुमाइंदगान है वो उनको मना कर देते हैं कि भाई इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इकोनॉमी कैन नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन। एक इंटरनेशनल इफेक्ट आया है। हुआ क्या है, जब आप लॉकडाउन में चले जाते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा जरा उसमें बताऊं, जब आप लॉकडाउन में जाते हैं तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। जैसे ही आपकी इंडस्ट्री बंद होती है आपकी पैदावार गिर जाती है। इसका मतलब क्या है पैदावार गिरने का? कि आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। अब वो तमाम लोग जो शोर मचाते थे, जिसमें मादरत के साथ आपके कुछ मीडिया के दोस्त भी थे कि लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करें, अब उनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जीडीपी गिर जाता है। इस पे भी मैं वापस आती हूं। एक छोटा सा मैं आपको फैक्ट्स और दे दूं। आपने जो के फैक्ट्स दिए, आपका अच्छा होमवर्क है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन देखें, एक पर कैपिटा जो कंजम्पशन है ना आटे की, वो है 88 केजीज पर एनम। 88 किलो आटा एक साल में इस्तेमाल होता है। अब आप थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चले जाएं। 70% आबादी जो है हमारी वो रहती है दही इलाकों में, यानी वो आटा खरीदते नहीं है।
वो जिस वक्त गंदम की कटाइयां होती हैं वो अपना आटा खुद रख लेते हैं। आपकी 15 से 20% आबादी वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट पर मुश्तमिल है, जिसको 1 से 2 रुपए की आटे की कीमत का फर्क नहीं पड़ता। रह गई ये आपकी 5-7% आबादी जो लेबर क्लास है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता, आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन एक साल में 88 किलो का मतलब यह है कि आप पहले 5,400 रुपए का आटा खाते थे, अब आप तकरीबन 5,600 रुपए का आटा खाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। साल का 200 रुपए आटा बढ़ना नहीं, मैंने आपसे पहली बात से एग्री की है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं साल में कितने पैसे बढ़े हैं जिस पर इतना शोर है। साल में 200 रुपए बढ़े हैं एक बंदे के लिए, और उसकी भी वजूहात है कि हमने 70% आबादी को गंदम पे रिलीफ दिया है 1300 से 1400 रुपए पे। एक बंदा 800 रुपए आपने बढ़ाए हैं, इस पे मैं अभी आती हूँ। मियां साहब मुझे ये बताइए कि अब आपकी जानिब से जो सरकारी कीमत है वो इसी पे जाएगी, या फिर अभी कुछ टाइम लगेगा कि जब तक आप सरकार से गंदम नहीं खरीद लेते, या फिक्स हो गया? देखिए, पहले तो एक थोड़ी सी मैं ना क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि 88 kg नहीं है, ये 124 kg पर पर्सन पर आना है। ठीक है, ये काउंटर हो गया सर आपका जो नहीं, वो मैं सिर्फ इसलिए कि ये फूड डिपार्टमेंट ने ना एक नई इख्तरा निकाली है 88 kg की, वेरएज पाकिस्तान में पंजाब और इस साइड पे 124 kg, वेरएज केपी के या उस साइड पे ज्यादा खाया जाता है 134 से 154 तक है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा एक फूड डिपार्टमेंट जी, वो मैंने इसीलिए कहा मैं आपको करेक्शन कर मैंने फूड डिपार्टमेंट एक वो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर करेक्शन पर। दूसरी बात जो अभी सीधा आपने क्वेश्चन किया, बात है कि द मोमेंट जैसे ही वीट इशू हो जाएगी, कब तक हो जाएगी? प्रोबेबली आज या कल से गंदम का इजरा हो रहा है 2 फ्लोर मिल्स, और द मोमेंट इट इज विद अस, वेरी नेक्स्ट डे रेट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकारी रेट की होगी। अभी क्या दे रहे हैं? देखिए, आज तक तो प्राइवेट चल रहा है ना। हाँ, अभी तक रेट क्या दे रहे हैं 20 किलो आटे के थैले? देखिए, हर शहर में डिफरेंट है। वो एक ग्राइंडिंग चार्जेस के साथ लाहौर में 1030 से 1050 रिटेल हो रहा है, 1030 से 1050 रिटेल हो रहा है। वेरएज अगर हम जहाँ पे वीट ग्रोइंग एरियाज हैं तो वहाँ पे 950 से 1000 भी है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पे जहाँ पे गंदम की जो कीमत है उसकी प्राइस के मुताबिक उसकी ग्राइंडिंग चार्जेस के साथ एडिशन के साथ आटा अवेलेबल है। ठीक, यानी अभी जब तक गवर्नमेंट की सरकार की गंदम फ्लोर मिल्स को नहीं मिलती, ये 1050 रुपए 1030 रुपए का थैला अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। अब मुझे ये बताइए सर कि आपने बताया कि एक बंदे को 800, 900, 1000 रुपए साल का फर्क पड़ेगा। 800, 200 नहीं, 200, 250 बनेगा। अच्छा, जिस बंदे को एक घर में कमाने वाला है, उसके 10 खाने वाले हैं और उसकी उजरत नहीं बढ़ी, उसको किसी तरह का रोजगार नहीं आ रहा, वो बेरोजगार हो चुका है, वो इतने पैसे भी कहाँ से निकाले? अच्छा देखें, अभी ये अब अगेन ये दो चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपने कहा कि जी उजरत नहीं बढ़ी, तनख्वाहें नहीं बढ़ी। बुनियादी तौर पर जो बजट में इस दफा फैसला किया गया कि तनख्वाहें ना बढ़ाने का, इसकी एक तो प्रेशर था, आप IMF का पैकेज लिया हुआ है, IMF इस चीज पर राजी नहीं थी, उसके बावजूद हमने पैसे निकाले बजट में, लेकिन फैसला ये किया गया कि जो यौमिया उजरत वाले लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उसको रोजगार के मौके देने के लिए ये पैसा हमने डाइवर्ट किया है डेवलपमेंट सेक्टर में। यानी अब हम पंजाब के सूबे में जिला वाइज डेवलपमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि वो लोग जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं और जो डेली वेजेस पर हैं उनके लिए नौकरी के मौके मिले। तरक्याती बजट पे तो सर कट लग गया है, 2 साल गुजर गए, PTI को बजट का कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, किसी का आगाज नहीं हुआ। इस साल हमने, मैंने आपको बताया, खास तौर पर तरक्याती बजट की तरफ वो पैसे डाइवर्ट किए हैं जो कि इनिशियली जिसका हमारा इरादा था कि हम तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, सिर्फ इसलिए कि जो यौमिया उजरत वाले जो मजदूर तबका है उसको नौकरी के मौके मिले या उसको रोजगार के मौके मिले। तो उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे आज से कोविड से पहले थे। 4 महीने आपका GDP जो है को सर 4 महीने हुए, ये पूरे साल की मैं बता रही हूँ, पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2019 जून से लेकर 2020 तक, ये आपके इदारे शुमारियात की रिपोर्ट है सर, ये गवर्नमेंट का इदारा है, मैं कुछ नहीं बता रही। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त खत्म हुई है 8.5 के ऊपर, ठीक है, 8.5, यानी ये आपकी इन्फ्लेशन 14.5 से 8.5, डे बाय डे आपकी इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। जो इन्फ्लेशन अभी है, ये मैं इदारे शुमारियात से बता रहा हूँ, इसलिए आपके मैंने वो एक्सप्रेशन देखे। एक्चुअली आपकी इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है। प्रॉब्लम अभी आ रहा है जिसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं फूड आइटम्स में, जिसमें आपकी चीनी का बहरान हुआ शुरू में, बातें फूड आइटम्स की है, मैं बातें बुनियादी जरूरियात की करूं। बुनियादी फूड सिर्फ बुनियादी जरूरत नहीं, फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये मुसलसल आपके फ्लोर मिल्स वाले इंगेज हैं, आपकी चीनी के ऊपर
इंगेज भी हैं, क्रैकडाउन भी हो रहा है, तहकीकाती की मिशन भी चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हुकूमत ने छोड़ दिया है। और देरपा पॉलिसीज जो हैं और जो आपके गलत एलिमेंट्स हैं उनको वीड आउट करना है। गंदम सर कब तक मिलेगी मार्केट में? 1000 आज या कल इंशाल्लाह सरकारी गंदम रिलीज होनी शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि एज अर्ली एज पॉसिबल कि आज और कल इनके पास चली जाएगी। मेरा ख्याल है कि आज बाय द एंड एट द मोस्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक अवाम को सस्ती गंदम मार्केट में मुयसर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम शौकत साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मियां आसिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल रहे। उम्मीद तो दिखाई गई है जी, 1-2 दिन में कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि फ्लोर मिल्स को सस्ती गंदम पहुंचा दी जाएगी जो सरकारी कोटा है उसके तहत, और उसके बाद आटे की कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन हम हैं आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए। मार्केट में जहाँ जहाँ पर भी आटा महंगा होगा, रोटी की कीमत बढ़ेगी, तो यकीनी तौर पर हम आपकी आवाज़ लोगों तक भी पहुँचाएंगे और उसके साथ साथ हुक्मरानों तक भी पहुँचाएंगे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे उन रवैयों के हवाले से जो कि आजकल मैं खुद में भी पाती हूँ, लोगों में भी पाती हूँ, अपने आसपास बहुत सारे लोगों में ये हम देखते हैं कि सब्र नहीं है, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई बंदा किसी को कोई बात कहकर आखिर जाए तो फिर जाए कहाँ, ये वाला जो मामला है ये बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है। आखिर हमारी सोसाइटी में हम लोगों में इस तरह के रवैये इतनी तेज़ी से क्यों परवान चढ़ रहे हैं? ये अदम बर्दाश्त होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हम लोगों के रवैयों में ये कम क्यों होती जा रही है? इन तमाम मामलों पे बात करने हैं, मसाइल पे भी बात करेंगे और उसके हल पे भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत ही जो मेरा ख्याल है हमारे छोटे से बच्चे से लेकर बहुत बड़े लोगों तक एक हमारा कॉमन प्रॉब्लम अदम बर्दाश्त, ये है क्या? पहले तो डेफिनेशन बताइए। अच्छा देखिए, अदम बर्दाश्त को, इनटॉलरेंस को हम इनफरादी भी देखते हैं और जैसा आपने खुद बता दिया कि ये सोसाइटी में मौजूद है और इस वक्त आपकी सोसाइटी में, जिसे हम पाकिस्तानी माशरा कहते हैं, इसमें इनटॉलरेंस की इंतहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये इनटॉलरेंस बढ़ी है, जो कह लीजिए बर्दाश्त की कमी है, उसका हम शिकार हो गए और लोगों में कई हवालों से एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाना पाया जाता है। अब मिसाल ले लीजिए, हमें किसी भी अंदाज से कोई हमसे मुख्तलिफ लगता है या हमारी सोच से मुख्तलिफ लगता है, हमें नफरत महसूस होती है, हम उसको लाइक नहीं करते। और अगर वो हमारी बात को मानता नहीं है, हमारे मुताबिक नहीं है, हम शदीद उससे इख्तलाफ करने लग पड़ते हैं। अच्छा, फिर वो इख्तलाफ राय या इख्तलाफ का होना हुस्न है। ये सोसाइटी की प्रायोरिटी है कि इस समाज को हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। इस समाज को दीन वाले लोगों की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इस समाज को जो फ़नून लतीफ़ है उनके लोगों की ज़रूरत है। इस समाज को लिखने वाले लोगों की ज़रूरत है। इस समाज को शायरों की ज़रूरत है। इस समाज को पेंटर्स की ज़रूरत है। इस समाज को एक सिस्टम भी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने एक बराबर सारी सफ़ खड़ी करनी है और सबको एक जैसा कर देना है, इस सोसाइटी का हुस्न ख़त्म हो जाएगा। अब ये अदम बर्दाश्त आती कहाँ से? अब याद रखिए, वो कौमें, ये एक पूरी एक सोशल रिसर्च है, मुख्तलिफ जगह पे किताबों में लिखी आपको मिलेंगी और हम इस पे इनडायरेक्ट बात भी करते रहते हैं कि वो अकवाम जो महकूम रही हूँ और तादेर महकूम रही हूँ, तो उनकी सोच भी महकूम हो जाती है और महकूम जो है उसमें अदम बर्दाश्त है पाई जाती है, शदीद अदम बर्दाश्त होती है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इंटॉलरेंस की तरफ जाता है, वो वायलेंट हो जाता है, वो कह लीजिए एहतजाज मौका ढूंढता है। दरअसल वो पिसा कहीं और से होता है। छोटी सी मिसाल ले लीजिए, एक शख्स है जो पूरा दिन दफ्तर में खपता मरता रहा और कई तरह के मसाइल का सामना करता रहा। जब वो शाम को घर जाता है तो बीवी पानी नहीं पूछती, या एक छोटा सा वाकया, बच्चा गलती कर देता है, वो पानी पिलाते हुए गिर जाता है, वो रख के थप्पड़ मार देता है और सख्त जुमले बोलता है, गुस्सा निकालता है। दरअसल वो जो पूरा दिन हो रहा था, वो इकट्ठा हो रहा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वो उसकी सफोकेशन बन चुकी थी, उसको वो वेंटिलेट नहीं हो रही थी चीज़। और होते होते आखिरकार क्या हुआ कि जब वो घर आया तो एक वाक़ये ने वो ब्रस्ट कर दिया और वो सारे का सारा तूफान जो है वॉल्केनो, वो फटा और उसके बाद एक वाक़या हो गया, जो सामने आया सारा मलबा उसके ऊपर। अच्छा शाह साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि जो पूरे दिन का जो अंदर एक वो सफोकेशन, घुटन हुई, वो एकदम से ब्लास्ट हुआ और फिर मामलात ख़राब हुए। ये फिर एक जगह पे ये भी मामला आ जाता है ना कि हम लोग चीज़ों को फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं
हम रिस्पॉन्ड करना भूल गए हैं और हमें इन दोनों में डिफरेंस भी नहीं पता कि क्या होता है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि जो रिएक्ट करना है, रिएक्शन या रिएक्टिव अप्रोच, उस पर हमेशा पछतावा होता है। कभी आप जाइए, जेल जाइए और जेल जाके उन कैदियों का इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिनसे कोई ज्यादती हो गई है, वो पछतावे से मर रहे होते हैं। पता नहीं फांसी तो कब होनी होती है, लेकिन उस फांसी से पहले जो पछतावा है वो इतना शदीद होता है कि वो पछतावा रोज उन्हें मारता है। और उसकी वजह क्या होता है, उन्होंने रिएक्ट किया होता है। रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप वो खतरनाक एक्सट्रीम एक्ट जो आपने किया, उससे पहले कई तरह के एक्ट थे जो आप कर सकते थे। आप जुबान से कह सकते थे, आप इशारे से कह सकते थे, आप सिचुएशन से बच सकते थे, आप जगह से निकल सकते थे, आप माफी मांग सकते थे, आप माफी दे सकते थे, आप माजरत कर सकते थे, आप ये सोच सकते थे कि कोई नहीं, ये जिंदगी में 100 बार होता है, कोई इख्तलाफ कर देता है। आप एक और छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि अगर गाड़ी आपकी जा रही है और सामने गाय आ गई तो क्या करेंगे आप कभी उसको टक्कर नहीं मारेंगे। बिल्कुल आप इंतजार करेंगे कि गाय भैंस जो गुजर जाए, जब वो गुजर जाए तो फिर मैं गाड़ी गुजारूंगा। आपको इस सोसाइटी में जगह जगह वो गाय नजर आएगी। कितनी अच्छी मिसाल दी है आपने, जो खड़ी हो जाएगी, उससे बच के निकलना है और थोड़ी देर आप, वो गाय तो गां करती है, ये आपको कहेगी लंग के वहां, इसका गां ये है, लेकिन जा जो करना कर ले, ये गां है। अब इस गां के साथ अगर आप टक्कर लेंगे तो फिर वो आपको सींगों पे उठा के मारेगी, आपका वक्त जाया करेगी, आप रास्ते के झगड़े का शिकार हो जाएंगे। ये बड़ा अहम जुमला है। रास्ते के झगड़े, आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल पे जाने के लिए आपको माफ करना, दरगुजर करना वो आना चाहिए। अच्छा, ये काम किसका है? माफ करना, दरगुजर करना बंदा घर में सीखता है। अगर ये घर से ना सीखे और घर में ना सीखा हो तो बड़ा मुश्किल है। यानी ये ट्रेनिंग आप लेक्चर दे के या इस पे शायद टीवी प्रोग्राम करके थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ा सकते हैं। वालदैन को हम जगा सकते हैं, झंझोड़ सकते हैं कि खुदारा अपने बच्चों को दरगुजर करना सिखाइए, माफ करना सिखाइए। मैं ये भी कहता हूं अक्सर अपने लेक्चर्स में, बातचीत में, कि जिंदगी की कितनी गेंदें आती हैं, सारी खेलने वाली नहीं होती। कुछ गेंदें छोड़ देनी चाहिए, कुछ गेंदों में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। अगर आप सच्चे हैं और आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं तो अपनी एनर्जी जस्टिफाई करने पे ना लगाएं। बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं, वक्त जवाब देगा। वक्त इतना बड़ा जवाब है। आपको मैं एक मिसाल आज देने लगा हूं, ये मिसाल भी आपको बड़ी रेयर मिलेगी कि जो गालिब का दौर था, गालिब के दौर में गालिब के साथ कितने शायर थे, कितने हासद शायर थे, कितने नाकिदीन गालिब थे। आज कहां पर है? सिर्फ गालिब जिंदा। यानी जिसके कलाम में जान है, जिस दीवाने गालिब में जान है, वो आज जिंदा है। लेकिन वो सारे नाकिदीन, वो पूरी की पूरी सफ़ें जो थी, वो सब की सब गायब हो गई। अदम बर्दाश्त का सबसे बड़ा नतीजा है कि आप अपनी एनर्जी वहां लगा रहे हैं जहां से नतीजा कोई नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट कोई नहीं मिलना। आप जब तक अपने वक्त को, अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई, अपने वसाइल को अहम नहीं मानते तो ज़ाया कर रहे हैं इंटॉलरेंस के जरिए। दूसरी बात, अक्सर ऐसे लोग जिनमें बर्दाश्त नहीं होती, दरगुजर करना नहीं सीखते, उनके रिश्ते खराब होते हैं। तीसरी बात, जिन लोगों में अदम बर्दाश्त होती है उनमें एंग्जाइटी, दूसरे नफ्सियाती प्रॉब्लम वो पैदा होने लगते हैं। जिनमें इंटॉलरेंस होती है, कहीं ना कहीं वो खुद भी बेजार, चिड़चिड़े, नेगेटिव, और कह लीजिए उनके जो कह लीजिए बॉडी पे साइंस है, हेल्थ पे, वो कई तरह के आने लग पड़ते हैं। अच्छा, अब मेरा कहना यह है कि इस इंटॉलरेंस को आप सोसाइटी में सड़क पे चलते तो देखते हैं, आप बाजार में जगह जगह कॉमन देखते हैं, और फिरकों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तबकात, मुख्तलिफ तबकात में नफरत पाई जाती है। हम पंजाब में हैं तो पंजाब में अब मेरे होशो हवास में आज तक मैंने बुराई नहीं सुनी किसी और सूबे की और किसी और जुबान वाले की। मैं कई बार दूसरे सूबों में गया हूँ, मैं हैरान हूँ कि उनके पास शदीद तासुब है हमारे बारे में, पंजाबियों के बारे में, और उसकी कोई वजह नहीं है। मैंने जब ढूंढा तो पता लगा उनको वो सिखाया गया, वो तासुब उन्हें दिया गया। वो तासुब कहीं ना कहीं वो सीख गए हैं और उस तासुब की वजह से वो नफरत की निगाह से हमें देखते हैं, हालांकि कोई जरूरत ही नहीं है। इसी तरह फिरकों में आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा इख्तलाफ राय पाया जाता है। मैं यहाँ पर ये चीज एक ऐड करूं कि आप हमेशा छोटे झगड़े को, इख्तलाफ को, किसी प्रॉब्लम को तब छोड़ सकते हैं आपके पास कोई दूर रस अजायम नताइज आपके पास है। मुझे बासिफ अली वासिफ साहब का बड़े अच्छे 2 जुमले याद आते हैं। वो कहते हैं, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। यानी जिस बंदे की कोई मंजिल दूर है वो छोटी जंग नहीं लड़ेगा। और दूसरा जुमला उनका बड़ा ही खूबसूरत है, वो कहते हैं कि जी बड़ी मंजिल का मुसाफिर दिल छोटा नहीं करता,
क्या यानी वो ये नहीं होता कि वो दिल छोटा करके बैठ जाए, वो हिम्मत उसकी बढ़ती है और वो चल पड़ता है और करते करते कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। सो मेरी गुजारिश ये है कि हमें माफ करना सीख लेना चाहिए, माफ करना सिखाना भी चाहिए। एक और वासिफ साहब का जुमला भी यहाँ पर ऐड करूं, वो कहते हैं हम अजीम कौम बन सकते हैं अगर माफ करना शुरू कर दें और माफी देना शुरू कर दें। यानी कितना बड़ापन है किसी का कि कोई माफ कर दे, कोई दरगुजर करे, कोई सॉरी करे, कोई माफी मांग ले। आज एक सोशल मीडिया पे एक वाकया बड़ा वायरल हुआ है, मैं आप चाहूंगा उस मुख्तसर 2 मिनट का सुना दूं। वो किसी साहब ने रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि नूर खान साहब पाकिस्तान के क्या वो काबिल कह लीजिए ऑफिसर थे और वो फ्लाई कर रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में जहाज में कोई प्रॉब्लम हुई। जब वो प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और सीट छोड़ने के बाद वो पायलट वाले जो एरिया था उसमें गए, कॉकटेल में उधर जाके उन्होंने नॉक किया और कहा कि क्या हुआ। तो उस पायलट ने जवाब दिया कि आप प्लीज यहां से जाइए, मैं कमांड पे हूं, आप आराम से जाके बैठिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है जी, दरवाजा बंद कर दीजिए, सख्ती से कहा। तो उन्होंने दरवाजा बंद किया, बैठ गए और जब वो मंजिल पे पहुंचे तो उस शाम उन्होंने उस पायलट को जो कहीं 5-6 दर्जे उनसे जूनियर था उसको बुलाया और खाने पे बुला के उससे माफी मांगी। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, माफी मांगने से आप और बड़े हो जाते हैं कि आप इतने अजीम इंसान हैं कि आपने माफी मांग ली। और दूसरा ये कि आपको ये भी एहसास हो गया कि मुझे जाके वो अपना काम बेहतर जानता है ना। हाँ जी, एतमाद आपने किया। हाँ। अच्छा ये देखिए कि अगर हम माफी मांगना सीखते हैं, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, ये आपको तरक्की याफ्ता मुमालिक में जुमला ऐसे लगेगा जैसे मशीनें बोल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही जगह जगह मिलेगा, आई एम सॉरी, सलाम करना, सॉरी करना, आई एम सॉरी, थैंक यू बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको यहाँ पर लोग गलती करने के बाद जितलाते मिलेंगे, वो हक समझेंगे, वो जस्टिफाई करेंगे, नहीं जी ये बंदा ही अंजसी, नहीं जी ऐसी, वो आपको लगेगा वो किसी का मजाक उड़ा के, किसी के साथ ज्यादती करके, किसी के खिलाफ पोस्ट लगा के वो जस्टिफाई करेंगे। हम सोसाइटी को असल में शऊर दे रहे हैं। अच्छा शाह साहब, हमें ये बताइए कि अब इसकी रीजंस क्या क्या हैं, क्यों है हम लोगों में इतना ज्यादा दम बर्दाश्त, क्यों बर्दाश्त की जो कुव्वत है हमें दिन ब दिन कम होती जा रही है। सोशल मीडिया पे आपने देखा है कि तूफान बदतमीजी बरपा है। देखिए इसकी बेशुमार वजूहात, एक सबसे बड़ी वजह लाइल्मी है। लाइल्मी का फायदा उठाते हैं वो लोग जो ग्रो को, लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें पता है इन्होंने दीन नहीं पढ़ा हुआ, ड्राइव करते हैं, कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, हदीस नहीं पढ़ी हुई, खुद नहीं पढ़ी हुई। जब नहीं पढ़ी हुई तो किसी भी पीर को ब्लाइंडली फॉलो करना बड़ा आसान है, किसी भी जाहिल को फॉलो करना बड़ा आसान है। एक केस हो गया। फिर ये इंटॉलरेंस पाई जाती है लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों में, जिनकी इज्जत नफ्स बड़ी कम होती है, तो कीरे जात बड़ी कम होती है, वो अपने अंदर से इंफीरियर होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी आवाज से, अपनी लड़ाई से, अपनी पोस्ट के जरिए, अपनी बदतमीजी के जरिए, अपनी बेहूदगी के जरिए साबित करना चाहते हैं हम बड़े हैं। यानी अंदाजा लगाइए ना, को इतना बोना, उसे चीखना पड़ रहा हो कि मुझे भी सुना जाए, तो वो अपना कॉम्प्लेक्स होता है। समटाइम ये हसद होता है। हसद को जो बीमारियों की, रूहानी बीमारियों की मां कहा गया। वो क्यों कहा गया? हसद की वजह से आप में अदम बर्दाश्त खुद ही पैदा हो जाती है, आप में बर्दाश्त रहती नहीं है, क्योंकि आपसे किसी की कामयाबी कबूल नहीं होती। अंगूर खट्टे होते हैं, आपके पास काम करने की बजाय सिर्फ एक ही रास्ता होता है, कमेंट पास करें, लड़ाई करें, प्रोपेगेंडा करें, झूठ बोलें, गलत बातें कहें, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। फिर याद रखिए, अदम बर्दाश्त कई लोगों का पर्सनैलिटी प्रॉब्लम होता है, उनकी शख्सियत का हिस्सा होता है कि वो हर वक्त मक्खियां निकालते रहते हैं, वो हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं, वो हर वक्त शाउट करते रहते हैं, हर वक्त रिएक्ट करते रहते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो हमें खुद भी सीखना चाहिए, अपने साथ जुड़े लोगों को भी सिखाना चाहिए। हम जहां बच्चों को अच्छे नंबर आने पे शाबाशियां देते हैं, किसी दिन बच्चों को शाबाशी दें माफ करने पे, बेटा माफ कर दो। जब बच्चा माफ करे तो इनाम दें उसको, तो बच्चा सीखेगा कि माफी एक ऐसी चीज है जिसपे इनाम मिलता है। तो वो माफी जिसपे यहाँ इनाम मिल रहा है, हदीस के अल्फाज हैं, मफहूम हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। बेशक। यानी अगर आप अल्लाह से माफी चाहते हैं, लोगों को माफ कीजिए, दूसरों को दरगुजर कीजिए और उनको कबूल कीजिए। ये अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत सी कायनात है, इसमें इतनी वैरायटी है। 60 किलोमीटर के बाद जुबान का लहजा बदलना शुरू हो जाता है, चंद किलोमीटर के बाद सब्जी का जायका बदल जाता है। आप जमीन को एक जैसा नहीं देखेंगे, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर दरख्त है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं सतह मुर्तफा है, कहीं पर पानी है, कहीं पर दरख्त है, कहीं पर कह लीजिए वो झीलें हैं। इतनी वैरायटी वाली जमीन, इतने वैरायटी वाले लहजे, इतने वैरायटी वाले चेहरे। आप चेहरे मोहरे देखें, लाहौर वालों के कुछ और हैं, पिंडी वालों के बदल जाते हैं,
और मुल्तान जाएं तो चेहरे और बदल जाते हैं। ये वैरायटी अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को अपनी मखलूक की वैरायटी पसंद है सारी की सारी। आप इस वैरायटी को कबूल कीजिए, इसको कबूल कीजिए, अल्लाह की कायनात है। हाँ। इसको एज इट इज कबूल करके, हाँ अगर ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो बाबा बुल्ले शाह कहता है कि अपने आप को करो, अपने अंदर को ठीक करो, दूसरे की खामी ढूंढने की बजाय अपनी पलीती ढूंढो, अपनी खामी ढूंढो और उसको दुरुस्त कर दो। अच्छा शाह साहब, ये यकीनी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं कि इनफरादी तौर पर हम खुद को बदलेंगे, एक एक बंदा बदल जाएगा तो फिर पूरा मुआशरा हमारा वैसे ही सुधर जाएगा। अब हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद बहुत कूल हैं, लेकिन उनके आगे जो औलाद है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। हालांकि वो उनको अग्रेशन नहीं सिखा रहे, वो खुद दरगुजर भी कर रहे हैं, लोगों को माफ़ भी कर रहे हैं, लोगों की गलतियों को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो मान ही नहीं रहे, वो सुन ही नहीं रहे। अमूमन ऐसा केस कम होता है, ज्यादातर जो मिलेगा कि वालदैन की इंटॉलरेंस बच्चों में चली गई। ठीक। वालदैन के लड़ाई झगड़े बच्चों की अंदर वो एक इंतशार उन्होंने पैदा कर दिया। एक बात याद रख लीजिए, जिस तरह बीज को एक खास माहौल चाहिए परवरिश पाने के लिए, कोंपल बनने, पौधा बनने और दरख्त बनने के लिए, बच्चों को तरबियत के लिए घर में ट्रस्ट चाहिए होता है। जो माँ बाप का रिलेशन अच्छा हो तो वो ट्रस्ट की फिजा बनती है और फिर बच्चों की शख्सियत बनती है। आपको ये भी एक बड़ी मजे की बात बताऊं, बड़े लोग जो मनफी सोचने वाले होते हैं, इंटॉलरेंस के होते हैं, हसद का शिकार होते हैं, वो अपनी कैपेसिटी नहीं देखते, वो कैपेसिटी नहीं देखते। मैंने जिंदगी में बड़े लोगों को बेहतरीन माहौल, बेहतरीन गाइडेंस, बेहतरीन वसाइल प्रोवाइड करके दिए, मैंने तजुर्बा करके देखा। लेकिन अगर बीज में ही पोटेंशियल नहीं है, भाई बंदा किसी का नसीब तो नहीं लिख सकता, माँ बच्चे का नसीब नहीं लिख सकता, बाप बच्चे का नसीब नहीं लिख सकता, उस्ताद, बासियत उस्ताद कह रहा हूं मैं, बच्चे का नसीब नहीं लिख सकता। हम बेहतरीन पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सिम्त बता सकते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई कमी है तो भाई फिर वो अल्लाह उसको कबूल करने की तौफीक भी अता फरमाए। शाह साहब, माफ़ करने का आपने बता तो दिया है, लेकिन ये माफ़ी वाला एलिमेंट हम खुद में पैदा कैसे करेंगे जब हम मानेंगे नहीं कि हमने गलती की है, हमें तो इदराक ही नहीं है, हम तो रजामंद ही नहीं है कि हम गलत कर सकते हैं या हमारी गलती है। अच्छा, बेशुमार चीजें। हाँ। इसके लिए मैं 3 मिसालें जल्दी से इसके सॉल्यूशंस बताने लगा हूं। एक सॉल्यूशन इसका यह है कि पिछली गलतियों को याद करें, आप कितना पछताए, और अगर उस अदम बर्दाश्त से, उस लड़ने से, रिएक्ट करने से आपको पछतावा मिला तो आपको तौबा करनी चाहिए कि आइंदा ये गलती मैंने नहीं करनी। नंबर 1। नंबर 2, आप उन लोगों की जिंदगी में मिसालें ढूंढें जिन्होंने माफ किया, उन्हें क्या मिला, आपको पता लगेगा वो ज्यादा इत्मीनान में है। माफी का मतलब है सब्र, सब्र का मतलब है आपने अपनी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट, रब की अदालत में भेज दिया, फिर सिविल कोर्ट मैटर नहीं करती, फिर छोटे मोटे बंदों को बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरी जो बेहतरीन मिसाल, और हमेशा मैं इसको सामने रखता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की जात गिरामी, हम आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, आपकी जिंदगी माफी से भरी हुई है, जगह जगह वाकयात हैं, आपने माफ करके दिखाया, और ऐसी माफी की मिसालें तारीख में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती। तो एक सच्चे आशिक रसूल को, एक मोमिन को, एक मुसलमान को, एक इश्क़ रसूल रखने वाले का दावा करने वाले शख्स को दूसरों को दरगुजर और माफ करना चाहिए। वो जिस नामे नामी को कलमे में मोहब्बत से लेता है और हाथों को चूम के आंखों को लगा के लेता है, उनकी सुन्नत को भी फॉलो करे कि वो दूसरों को माफ करना शुरू करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए कि किस तरह से हम अपने अंदर से अदम बर्दाश्त खत्म कर सकते हैं। और बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है कि जब हम अपनी 1000 गलतियां माफ़ कर देते हैं, खुद से कभी नफरत नहीं करते, तो फिर लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है। माफ़ कर दें, हालात पे छोड़ दें, हालात बहुत अच्छा बदला ले लेते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते मुझे आपसे यही कहना है कि हम अक्सर एक जुमला सुनते हैं कि लम्हों ने ख़ता की और फिर सदियों ने सज़ा पाई। ऐसा ना हो कि आज कुछ ऐसा कर बैठे कि फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी पछताते रहें। अभी समझ जाइए, वक्त है और पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।